हाँ जी, तो नमस्कार नमस्कार भाइयों, सभी का स्वागत है। मैं दिनेश राजपूत आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ राजस्थान के करंट अफेयर्स। तो राजस्थान के करंट अफेयर में हम अपना डिस्कशन जारी रखते हैं। इससे पहले हम राजस्थान के करंट अफेयर में ग्रामीण ओलंपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने इससे पहले राजस्थान का जो SDG इंडेक्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 3.0 इस साल जो लॉन्च हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में। इस बार हम सितंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे। मैं दिनेश राजपूत RS 2018 सेलेक्टेड राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और आई होप कि करंट अफेयर के माध्यम से जो मैं कंटेंट ला रहा हूँ आपके लिए, वो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे वो EORO का हो, RS का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो या अदर कोई एग्जामिनेशन हो। राजस्थान का करंट अफेयर इज़ रिलेवेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। सो करंट अफेयर के सिलसिले में हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ राजस्थान डिजी फेस्ट। राजस्थान डिजी फेस्ट के बारे में दो तीन चीज़ें जो पेपर में आ सकती है या इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे पहली चीज़ है 19-20 अगस्त को ये हुआ था। तो भी ये भाई आप नोट करके रख लो कि अगर डेट पूछ ले राजस्थान डिजी फेस्ट कब हुआ था, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हो चुके हैं। राजस्थान डिजी फेस्ट हो गया जैसे, ठीक है, राजस्थान इन्वेस्ट समिट हो गया, ऐसे करके 4 दे देंगे और इधर 4 डेट दे देंगे। तो यूँ क्रॉस मैचिंग वाला करके वैसा पूछ लेंगे। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। कब हुआ था? 19-20 अगस्त को। और कहाँ हुआ था? बिरला ऑडिटोरियम में। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे अपना भाषण दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे सभी सम्मानित मंच के सामने, और बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में जो ये फंक्शन है ये चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ एक तो हमें याद रखनी है, और इसके अंतर्गत और क्या क्या हुआ था वो भी हम देख लेते हैं। 19-20 अगस्त 2022 को ये बिरला ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2015 जो है, एक तो आप ये जो छोटे छोटे फैक्ट है आप उसको गौर करके रखो भाई। देखो कि राजस्थान ये नीति कब की है? स्टार्टअप 2015 की। अब जैसे ये चीज़ RS प्री का लास्ट ईयर का एग्जाम देखो तो 2-3 नीतियाँ पूछ ली थी। सोलर नीति कब की है, विंड नीति कब की है। तो ये आप पढ़ते पढ़ते इसको नोट करते रहा करो, नोट्स वोट्स बनाओ तो इन सब का। इसके तहत जो मूल्यांकन समिति और राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति ने लगभग 441 करोड़ रुपए का वित्त पोषण रुपए जो है वो अनुमोदन इसका कर दिया है। इसके माध्यम से जो है 67 स्टार्टअप जो है इनकी मदद की जाएगी और फ्लोरिश किया जाएगा इनको, ताकि और बड़े एवेन्यूज़ में ये बन पाए, बड़ी और कंपनियों में ये परिवर्तित हो पाए। इस तरीके से इनकी सरकार द्वारा मदद की जा रही है। सूचना तकनीक के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक एम लेके ये डिजी फेस्ट जो है करवाया जा रहा है। और अब सूचना और जो प्रौद्योगिकी का डिपार्टमेंट है, E-गवर्नेंस और M-गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहा है। तो उसमें हम हमारे इस मंथ की देखिए, ये जो आपको कटिंग दिख रही है सूजस की है, ये सीधी सीधी सूजस सितंबर पत्रिका जो है, सितंबर मैगजीन 2022 की, सितंबर 2022 की कटिंग है। तो इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। और हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे E-गवर्नेंस में काम कर रहा है, E-गवर्नेंस के लिए काम कर रहा है और कैसे कैसे बदलाव ये ला रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि RS मेंस में भी इसका है और RS प्री में और अदर एग्जाम्स के प्री में भी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, वो सब प्री में सारे पूछते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा प्रमुख कार्य कौन से किए जा रहे हैं, तो इसमें राज्य में जो कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, उसके लिए नोडल एजेंसी यही वाला डिपार्टमेंट है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सभी नीतियों का जो निरूपण करना है वो इसी डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट की सुरक्षा नीतियां जो है उनका नीति निर्माण करना, उनको नीति निर्माण भी करना और उसको आगे इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है। राजस्थान राज्य में E-गवर्नेंस का समन्वय स्थापित करना, उसको और आगे डेवलप करना और E-कॉमर्स और इंटरनेट को प्रोत्साहन देना, इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूर संचार अवसंरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना। अब विभाग में 2 ऐसी एजेंसियां जो कार्यरत है, RISL और RKCL, मतलब राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड और राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान इन्फो सर्विस लिमिटेड 2010 में स्थापित की गई थी और ये एक ऐसा अग्रणी परामर्श
देने वाला संगठन है जो हमारे सरकार के लिए सॉफ्टवेयर प्रकाशन, परामर्श, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब दस्तावेजीकरण, इस सब का जो काम है वो ये वाला पोर्टल देख रहा है। और दूसरा हमारा है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हमारा डिजिटल डिवाइड जो है हमारे राजस्थान में, उसको कम करने के लिए काम कर रहा है। और जो RSCIT बड़ा फेमस कोर्स है, लगभग सभी एग्जाम्स में मैंडेटरी किया हुआ है, तो ये RSCIT इस विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट कर रहा है, तो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और देख लेते हैं, ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो डिजीफेस्ट से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपके साथ ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। सबसे पहले राजस्थान संपर्क, या 100 नया नंबर 181 है। इसका 181 पे फ़ोन करके भी आप कोई भी सिटीज़न जो है किसी योजना से नाखुश है या कोई लाभ नहीं ले पा रहा है या किसी प्रकार की जो शिकायत है, तो वो संपर्क पोर्टल जाके सीधा अपना शिकायत डाल सकता है। ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, एकीकृत मंच है। इससे सीधा जो अपने कहते हैं कि सिटीजन टू गवर्नेंस C2G संवाद है वो एस्टेब्लिश किया जाता है और उसका निवारण किया जाता है। राजनेट की जो व्यवस्था है, इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर नेटवर्क का विस्तार कर सभी सरकारी भवनों को जोड़ा जा रहा है, ताकि सभी जो पंचायत भवन है वो VC में पार्टिसिपेट कर सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो राज्य का पूरा प्रशासन है वो एकीकृत ढंग से काम कर सके। तो इसके लिए वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरीके की सुविधाएं जो है वो पंचायत स्तर पर भी डेवलप की जा रही है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ई मित्र, मेरे को नहीं लगता कि ई मित्र की जो फैसिलिटीज़ चल रही है उससे कोई अनभिज्ञ हो गया, तो वो भी राजस्थान सरकार का एक जो है बहुत ही, मैं कहूँ कि रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि अब तो एकदम तहसील ब्लॉक में एक मित्र खुले हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, अब डिजिटल साइन वाले प्रमाण पत्र आ गए, जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या अदर कोई भी सर्टिफिकेट बना रहे हो तो डिजिटल हस्ताक्षरित या फिर डिजिटल सिग्नेचर, उसमें आप देखोगे तो SDM तहसीलदार के जो साइन रहते हैं वो डिजिटल साइन रहते हैं। डिजिटल साइन लाने के पीछे दो मंशा है कि एक तो भाई कोई भी आदमी है काम जल्दी हो जाए उसका, और दूसरा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो गवर्नेंस का पार्ट बन पाए, उसके थ्रू सर्विस डिलीवरी जो है सुनिश्चित की जाए। फिर हमारा स्टेट पोर्टल है। राज्य के समस्त नागरिकों को सरकारी उपयोगकर्ताओं, व्यापारियों तथा विदेशी लोगों के लिए सभी सूचनाओं की उपलब्धि हेतु एकीकृत पोर्टल बनाया जा रहा है। और इसी ये जो पोर्टल है स्टेट पोर्टल के नाम से जाना जा रहा है। और ये मैं कहूँ तो राज्य सरकार की जितनी भी अवेयरनेस संबंधित जो गतिविधियाँ इस स्टेट पोर्टल के माध्यम से लागू की जा रही है। ई संचार और आई फैक्ट, ई संचार पोर्टल के अंतर्गत किसी भी विभाग की सरकारी योजना की सूचना और नोटिफिकेशन लाभार्थी, आवेदनकर्ता तथा सरकारी कर्मचारियों को टेक्स्ट मैसेज या वॉइस कॉल के माध्यम से भेजा जा सकता है। आई फैक्ट का प्रयोग राजस्थान संपर्क के अंतर्गत रियलिटी चेक करने के लिए किया जा रहा है। तो ये आई फैक्ट और ये ई संचार जो हमारा है, इस तरीके से सरकार इसको काम में ले रही है और इफेक्टिवली सारे भी जो जितने भी मैंने पोर्टल के और किसी सिस्टम का नाम लिया तो ये बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। अभी अभिनव प्रयोग और जो नवाचार है जो अभी लाए गए हैं वो ई मित्रा प्लस है। इसमें ई मित्रा प्लस नाम की एक मशीन है जो आप जाएंगे तो आजकल हर सरकारी डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी, और इसके थ्रू आप जो उस ऑफिस के बेसिक काम है, कोई जानकारी लेना, किसी पोर्टल को एक्सेस करना या कोई छोटी मोटी पर्ची वहाँ से रसीद प्राप्त करना, वो ऑटोमेटिकली आप वहाँ से ही सीधा इसको ऑपरेट, कोई भी सिटीजन आके इसको ऑपरेट कर सकता है और इसके थ्रू काम कर सकता है। फिर हिंदी ईमेल का जो सिस्टम है राजस्थान ने उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई है, ताकि ऐसा करने वाला, मैंने आपको शायद पहले बताया था, राजस्थान देश का एक पहला ऐसा देश का राज्य है जो हिंदी ईमेल के माध्यम से कार्य में जुड़ा हुआ है और अपना कार्य जो है संपादित कर रहा है। इसके साथ ही राजस्थान बायोस्कोप है, सिंगल साइन ऑन SSO है। SSO ID से मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई भी है जो अनभिज्ञ होगा। राजस्थान ई वॉलेट है। ई वॉलेट जैसे हमारा कोई भी दस्तावेज है, हमारे मार्कशीट्स है और भी कोई मूल निवास है, हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उन सबको एक जगह उनकी सॉफ्ट कॉपी बना के PDF रखने का जो प्रावधान है, आप यहाँ पे बहुत सेफली रख सकते हो, कभी भी एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट विभिन्न विभागों की
योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए उनका जो आईटी है उसमें प्रेजेंस सुनिश्चित करने के लिए ये सेंटर चलाया जा रहा है। इस तरीके से तमाम जन सूचना पोर्टल है जिसमें जो हमारी धारा 4(2) है आरटीआई की, ये धारा जरूर याद रखिए, कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके तहत जन सूचना पोर्टल बनाने वाला राजस्थान जो राज्य है देश का पहला राज्य है जिसने इस धारा के अंतर्गत ऐसा पोर्टल बनाया। इस पोर्टल में राजस्थान की सभी योजनाओं की जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी और किस तरीके से कौन लाभार्थी है, इसमें कौन लाभ ले सकता है, क्या प्रोसेस है, इस तरह की सारी जानकारी इस पोर्टल पे मिलती है। तो इस तरीके से राजस्थान ने ई गवर्नेंस को अपनाने के लिए कोई भी कदम ऐसा नहीं है जो पीछे छोड़ा है और बहुत ही शानदार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हुआ डिजीफेस्ट के बारे में। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है लंपी स्किन डिजीज़ का। लंपी स्किन डिजीज़ हम देख रहे हैं कि बहुत ही इंटेंसिटी से हमारे गाँव में फैली, हमारे गौवंश में फैली, और इसके बाद हाल फिलहाल में लंपी स्किन डिजीज से बचाव या रोकथाम हेतु औषधि और वैक्सीन खरीद के लिए राजस्थान सरकार ने 30 करोड़ की मंजूरी इसमें दी है। तो ये न्यूज़ सूजस में बहुत ही अच्छा खासा एरिया कवर किए हुई थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लंपी स्किन को रोकने के लिए, बचाव और रोकथाम के लिए जिला अधिकारियों को औषधि एवं वैक्सीन खरीदने हेतु जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, ये योजना आजकल बहुत चर्चा में है। इस योजना के थ्रू ही लंपी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आप इस योजना का नाम आपको ध्यान में रहे, इसीलिए मैं ये न्यूज़ आपके पास लेके आया हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारे DOIT द्वारा पोस्टर तैयार किए गए हैं। गौवंश में लंपी स्किन डिजीज़ सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी। इसमें राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में दवा खरीद के लिए 106 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। इसके साथ अतिरिक्त दवा और टीके की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अन्य जिलों में पशु चिकित्सा दल गठित किया गया, पर जहाँ पे पशु चिकित्सा दल की कमी है वहाँ पशु चिकित्सा दल गठित करके प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। राजस्थान की गौशालाओं में सतत निगरानी की जा रही है। रोग प्रभावित क्षेत्रों में क्या है कि पशुओं की चिकित्सा और उनकी पर्यवेक्षण, उनकी मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप है। ये हालांकि देखिए प्री के लिए तो एज इट इज़ ज़रूरी ना हो, मेंस के लिए स्टेप्स आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। बाकी कोई भी एग्ज़ाम के प्री के हिसाब से जो 30 करोड़ का प्रावधान किया है और इससे पहले 106 लाख का कर चुके हैं, और ये स्कीम का नाम ये ज़रूर आपको याद रखना है। फिर हमारा राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी। राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो है उसकी राजस्थान को लगभग 66 साल के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम इसकी मेज़बानी करेंगे। 4 जनवरी, ये जनवरी थोड़ा सा सही करके लिख लिए, 4 जनवरी 2023 को इसका आयोजन होगा। 4 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक। और ये जो है रोहट, पाली मारवाड़ के रोहट तहसील में या रोहट गांव में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पाली जिले के रोहट में होगा और इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए राज्य सरकार ने 24.70 करोड़ रुपए का स्वीकृति प्रदान किया ताकि इसमें किसी तरीके की जो है कमी ना रहे, और बहुत ही शानदार गर्व वाला मौका रहेगा राजस्थान को इसकी मेजबानी करने के लिए। इस जम्बूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित लगभग 35,000 देखिए स्काउट और गाइड शामिल होंगे। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा और बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है। तो इसके लिए बजट भी अच्छा खासा दिया है। और कहाँ पे होने वाला है अपने को तो ये याद रखना है, कहाँ पे होने वाला है, रोहट पाली में होने वाला है। अगला है हमारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, दूरस्थ शिक्षा योजना। जो बालिका, यूं कर लीजिए इसको, ये हिंदी में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको सही करते चलेगा, ये इसका ठीक है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, इसमें कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और जो राशि इसमें स्वीकृत की गई है वो 14.83 करोड़ रुपए। ये आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि एग्जैक्ट इतनी राशि स्वीकृत की गई है। और इसमें होगा क्या, इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट जो है 2022-23 का, उसमें इसमें घोषणा की गई थी कि ऐसी स्कीम राज्य सरकार द्वारा लाई जाएगी। और इस स्कीम में बालिकाओं और महिलाओं दोनों को इंक्लूड किया गया है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से देखिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने पे ये लागू होगी। और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थान को भुगतान की गई जो फीस है उसका पुनर्भरण कर दिया जाएगा उस कैंडिडेट को, उस महिला को, उस बालिका को। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 36,300 बालिकाओं को, ये मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे,
ये देखिए 36,300 बालिकाओं को प्रति वर्ष टारगेट करके बेनिफिट पहुंचाया जाएगा और इसका जो बजट रखा गया है 14.83 करोड़ इसमें बजट रखा गया है। इसमें ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से, यहाँ कारणों से आएगा, कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती है, उन्हें दूरस्थ रिमोट एरिया में या आपने कहे तो प्राइवेट माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। तो बहुत ही शानदार स्कीम है राज्य सरकार की, जिसमें दूरस्थ शिक्षा से महिलाओं को, बालिकाओं को जोड़ने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसके बाद हमारा इन्वेस्ट समिट 2022। इन्वेस्ट समिट को अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो ला के इसको डिस्कस कर दूंगा। और सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? ये JECC जयपुर में, JECC जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये इन्वेस्ट समिट की मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो है, उसी दिन की ये फ़ोटो है। और इसमें हुआ क्या क्या था? इसमें 69,789 करोड़ रुपए के MOU जो है साइन किए गए थे, यहाँ पे साइन हुए थे। इसके बाद जयपुर में 7-8 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया और 10.44 लाख करोड़ का निवेश इन सब MOUs को मिला के ये अलग MOUs का रकम अलग है, लेकिन MOUs इनको मिला के प्लस अलग जितना भी इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्ट समिट में आया है, टोटल मिला के 10.44 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है स्टेट के लिए। स्टेट का आप देखिए बजट देखिए लगभग 1,32,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्टेट में होने जा रहा है। तो समझिए कितना बड़ा, कितना पावरफुल ये इन्वेस्ट समिट रखा गया है। 25 नए रिको औद्योगिक क्षेत्रों को एस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट हुई है। और रिप्स 2022 जो है, पहले रिप्स 2019 पहले से अस्तित्व में है, अब रिप्स 2022, क्योंकि रिप्स एक फ्लैगशिप स्कीम है तो आपको याद रखना चाहिए कि रिप्स 2022 का लोकार्पण कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट समिट जो है उसमें किया गया था। और इस समिट में ही MSME कॉन्क्लेव, टूरिज्म कॉन्क्लेव, इस तरीके के न्यू एवेन्यू कॉन्क्लेव हो गए, इस तरीके के अलग अलग कॉन्क्लेव जो है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव, अलग अलग कॉन्क्लेव 2 दिन के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए थे, ताकि सभी सेक्टर्स को एक बूम मिले, सभी सेक्टर्स इंक्लूसिव तरीके से ग्रोथ कर सके। इस ऑब्जेक्टिव से, उद्देश्य से ये कॉन्क्लेव्स कराए गए थे। और फिर जो है राजस्थान रत्न सम्मान यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। कितनों लोगों को मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। ये कुछ उसके पोस्टर्स हैं, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप इसको थोड़ा गौर से देखिए, क्योंकि अगर कोई सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और इन्वेस्ट राजस्थान इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ कि न सिर्फ किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, RS इंटरव्यू जो आ रहे हैं उसमें इसके बारे में पूछा जा सकता है, सभी तरीके से बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्वेस्ट राजस्थान में सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है वह 7-8 अक्टूबर को ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। अब इसमें क्या क्या हुआ है? रिप्स 2022 का लॉन्च हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया है। 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास यहाँ किया गया और 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण यहाँ पे किया गया। ठीक है। 25 नए रिको एरियाज को उद्घाटन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया, मैं आपको बता चुका हूँ। और 10.44 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है इस इन्वेस्ट समिट से आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता भी चुका हूँ और यहाँ से भी आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। राज्य में रोजगार सृजन की अगर मैं बात करूँ तो 2.1 लाख से अधिक धरातल पर प्रक्रियाधीन निवेश प्रस्ताव से हो चुके हैं और 9.5 लाख से अधिक इन्वेस्ट राजस्थान के सभी निवेश प्रस्तावों से रोजगार सृजन की उम्मीद लगाई जा रही है। ये फिर इन्वेस्ट राजस्थान के दूसरा पोस्टर है जिसमें MSME कॉन्क्लेव की बात कही गई है। MSME कॉन्क्लेव जो हमारा दूसरा दिन जो था 8 अक्टूबर, उसको सुबह 10 बजे JECC में इसका ऑर्गेनाइज करवाया गया था इसको। और आप ये भी ध्यान रखिए कि हमारे राजस्थान के जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है वो माननीय श्रीमती शकुंतला रावत जी है, क्योंकि इन्वेस्ट राजस्थान बहुत ही चर्चा में रहा है तो किसी भी एग्जाम में यहाँ पे उद्योग मंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें MSME नीति जो है 2022,
राजस्थान की एमएसएमई नीति 2022 को फिर से इसमें एक ऑफिशियल लॉन्च किया गया। हालांकि एमएसएमई नीति जो है वो 17 सितंबर को लॉन्च कर चुकी है राजस्थान सरकार। और इसके अलावा राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 जो है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई, जिसमें 3 साल तक क्या है कि किसी भी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन से छूट का प्रावधान है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 के बारे में भी थोड़ा बताया गया। तो ये एमएसएमई कॉन्क्लेव में ये चीज़ें डिस्कस की गई और जो बहुत ही सक्सेसफुल एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंटरेक्शन के लिए बुलाया गया। इसी तरीके से 2 और पोस्टर हमारे पास है। राजस्थान इतिहास सच रहा राजस्थान, जिसमें इन्वेस्ट राजस्थान, फिर वही डेट जगह दे दी गई है। और इसमें देखिए 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण, 25 नए रिको एरिया, राजस्थान रिप्स 2022 और राजस्थान रत्न समारोह। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें इसमें रिपीट हो रही है, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। और देखिए और कौन कौन सी चीज़ें 7 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को कौन कौन सी चीज़ें, 8 अक्टूबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव हुआ है और 7 अक्टूबर को टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ है। और इसके बाद में एनआरआर नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो है वो कॉन्क्लेव हुआ है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुआ है, एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है और फ्यूचर रेडी बिजनेस जो है वो कॉन्क्लेव है। तो ये 1 2 3 4 5 कॉन्क्लेव तो 7 अक्टूबर को हुए हैं और एमएसएमई कॉन्क्लेव 8 अक्टूबर को हुआ है। इस तरीके से मैं आपको एक पोस्टर और दिखा देता हूं जिसमें जो मैंने बातें कही हैं वही वापस आएगी। 10.44 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और इतना रोजगार का सृजन हुआ है और 40% जो है वो एमओयू एलओआईस धरातल पे उतर चुके हैं, बाकियों का इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जारी है। तो ये इन्वेस्ट राजस्थान की मोटी मोटी चीज़ें आप जरूर याद रखें, नेम, डेट, प्लेस, उद्योग मंत्री, कौन सी नीति आई, कौन से कॉन्क्लेव है, इस तरीके से। फिर हमारे पास है अगला टॉपिक हमारा राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का विमोचन 17 सितंबर 2022 और इसी दिन जो है एमएसएमई पॉलिसी, राजस्थान की एमएसएमई पॉलिसी भी लॉन्च की गई थी। और ये 17 सितंबर को क्यों किया गया, क्योंकि 17 सितंबर को एमएसएमई डे बनाया जाता है भारत में। तो ये राजस्थान हस्तशिल्प नीति का लोकार्पण किया गया। उद्योग विभाग जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इसका नोडल एजेंसी होगा। विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ये नीति बनाई गई है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा इसके अंतर्गत। और राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की जो इसमें राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति बनाई जाएगी इस नीति के तहत और उसके जो अध्यक्ष होंगे वो माननीय उद्योग मंत्री जी होंगे, जो हमारे अभी प्रेजेंट में श्रीमती शकुंतला रावत मैडम है। यहाँ पे उद्योग मंत्री जी के लिए उद्योग मंत्री जी शकुंतला रावत मैडम ने जयपुर में राजस्थान एमएसएमई दिवस के मौके पर इसका लोकार्पण किया, इसको लॉन्च किया। और इसी दिन उन्होंने उद्योग रत्न और निर्यात पुरस्कार जो है वो भी बांटे इसी दिन 17 सितंबर को एमएसएमई डे के दिन। और इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए 29 उद्यमियों के साथ 14,000 करोड़ रुपए के एमओयू जो है, कुछ एमओयू इस दिन भी साइन हुए थे, तो 14,000 करोड़ के तो इसी दिन साइन हो गए थे। और ये प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति है, क्योंकि देखिए अगर मैं औद्योगिक नीतियों की बात करूँगा तो काफ़ी पहले भी औद्योगिक नीति आ गई है और अभी भी अब जैसे जैसे उद्योगों का नेचर चेंज हो रहा है, नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे नई औद्योगिक नीतियाँ भी आएगी। पर हस्तशिल्प नीति राजस्थान में सबसे पहली बार आई है, इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए मैं कहता हूँ ज़रूरी है, आप ध्यान में रखिए इसको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है महिला निधि का। ये क्या हुआ, महिला समानता दिवस मनाया गया था 26 अगस्त 2022 को, 26 अगस्त 2022 को। और ये है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा यहाँ पे। तो ये पहले तो ये आप याद रखिए कि महिला समानता दिवस कब मनाया गया था, 26 अगस्त 2022 को ही। इस फंक्शन में मुख्यमंत्री जी ने महिला निधि की घोषणा की। बजट 2022 इस फंक्शन में घोषणा क्या की, इसका तो लागू ही कर दिया। घोषणा तो बजट 2022-23 में जो बजट आया था उसमें महिला निधि स्थापना करने की बात की गई थी, जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के माध्यम से बनाई जाएगी, ऐसा कहा गया था। तेलंगाना के बाद महिला निधि जैसा कंसेप्ट लाने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। तो ये राजस्थान जो पहला राज्य है, दूसरा राज्य है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम कुछ यूनिक चीज़ कर रहे हैं और वो यूनिक चीज़ पेपर में आने की संभावनाएं बहुत होती है। तो इसको आप ध्यान रखें ऐसी चीज़ों को।
इसमें क्या होगा, इसमें महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मजबूत बनाने के लिए, बैंकों से ऋण दिलाने के लिए, गरीब, संपत्तिहीन और सीमांत महिलाओं की आय बढ़ाने व कौशल विकास कर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की स्थापना की गई है। और इसमें अब होगा क्या, इसमें इस योजना में 40,000 रुपये तक के अगर ऋण देने हैं तो 48 घंटों में आपको ये ऋण प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 40,000 रुपये से अधिक के जो ऋण है वो 15 दिवस की समय सीमा में जिसने भी आवेदन किया है उस समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। देखिए कितनी सरकार कितनी कोशिश करती है कि धरातल पे ये जो स्कीम्स है उतर पाए। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। अगर कमी कहीं रह जाती है तो वो थोड़ी सी अवेयरनेस की, क्योंकि लोगों तक इसकी नॉलेज नहीं पहुंच पाती है, लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। अब तो लोग भी इतने अवेयर हैं कि अगर उनके पास जानकारी हो तो वो उसे अवेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी में ज़रूर हमारे यहाँ पे गैप आ रहा है। सामुदायिक ये सत्र नहीं है, स्तर पर है। थोड़ा सा ये हिंदी टाइपिंग इसमें कुछ शब्दों में ऐसी है तो आप सही कर लीजिए। स्तर पर ये भी देख लीजिए, विशिष्ट है। ये विशिष्ट या स्पेसिफिक जो कार्य करने के लिए राजीविका कम्युनिटी कैडर की 8 महिलाओं को भी पुरस्कृत इस दिन किया गया है। तो इस तरीके से महिला निधि का जो कंसेप्ट है वो अब हमने साकार कर लिया है। इस बजट में हमने घोषणा की थी। तो ये कुछ करंट अफेयर मैं आपके सामने आज लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके आगे मैं नए करंट अफेयर के टॉपिक्स अभी लाता रहूँगा। अगर आपके कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि किस तरीके के जो टॉपिक है, आपकी डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम उसको रिसर्च करके एकदम डीप एनालिसिस करके लाएंगे। और मैं आपको ये गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि जो टॉपिक मैंने कवर कर लिया है उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा तो 100% इन्हीं डेटा में से क्वेश्चन आएगा। और ये भी मैं गारंटी ले लेता हूँ कि क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, क्योंकि ये राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, बहुत ही यूनिक मुद्दे हैं और करंट अफेयर में हो रहा है। और हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर का आपको पता है कि जो वेटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे आगे करंट अफेयर के नए सेशंस के साथ। थैंक यू।